Hi everyone, welcome back. So let's start with the next standard of auditing, that is standard number 501. 501 जैसे हमने 500 पढ़ा था ऑडिट एविडेंस का है, ये उसी के कॉन्टिन्यूशन में अलग अलग आइटम्स के बारे में ऑडिट एविडेंस को गैदर करने के बारे में बताएगा। तो ये हर इस स्टैंडर्ड में ये 3 अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेगा, जिसके अंदर वो ऑडिटर को बताएगा कि अगर ऐसी चीज़ें हों तो आपको क्या क्या प्रोसीजर्स लेने हैं और अगर ये चीज़ें नहीं पॉसिबल तो क्या क्या एडिशनल प्रोसीजर्स ही हैज़ टू टेक। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है। 501 एक से आप याद रखिएगा स्पेसिफाइड आइटम्स, I1 आइटम्स। तो आप कह सकते हैं कि ऑडिट एविडेंस फॉर स्पेसिफिक कंसिडरेशन, आपको अलग से कंसिडरेशन देनी है फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। तो सिलेक्टेड आइटम्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सिलेक्टेड आइटम्स में से हम सिलेक्टेड आइटम्स में से हम पहला देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इन्वेंट्री। तो आपको याद रखना है कि स्पेसिफिक आइटम कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इन्वेंट्री का, तो आपको याद रखना है स्टैंडर्ड 501 को ध्यान रखिएगा और उसको कोट करिएगा, जो बताएगा आपको इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और उसकी कंडीशन के बारे में। सेकंड पॉइंट है लिटिगेशन ऑफ द क्लेम्स, कि अगर कभी बार ये हो जाता है ना कि कोई क्लेम कर देता है कंपनी के ऊपर या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, लिटिगेशन हो जाता है, तो वो कंप्लीट है या नहीं है। और तीसरा हो गया सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। सेगमेंट का मतलब हो गया जस्ट लाइक अ ब्रांच या सब्सिडरी, आपका एक सेगमेंट है अलग से। जैसे आप एक जगह पेन बना रहे हो तो एक जगह आप रिमोट्स बनाते हो या फिर फ़ोन्स बनाते हो, कुछ भी ऐसा सेगमेंट डिफरेंट, जिसमें उसमें आप कैसे प्रेजेंट करोगे, डिस्क्लोजर करोगे एज पर FRF के अकॉर्डिंग, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, इन्वेंट्री। उसकी हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। इन्वेंट्री के अंदर क्या बोलते हैं ये, इन्वेंट्री का मतलब है इन मटीरियल इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो वही हो गया, मटेरियल इन्वेंट्री मतलब आपका गुड्स के अंदर ये लोग बात कर रहे हैं कि ये गुड्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑडिटर क्या करेगा, ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी होनी चाहिए, फॉर एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। मतलब एक तो एग्जिस्टेंस मतलब इन्वेंट्री होनी चाहिए, राइट, ये इन्वेंट्री होनी चाहिए, और कंडीशन मतलब प्रॉपर कंडीशन में होनी चाहिए, मतलब उसकी जो हालत हो वो उस प्रॉपर उसमें हो कि हाँ हम उसे स्टॉक बोल सके, इन्वेंट्री बोल सके, राइट। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ अटेंडेंस ऑफ फिजिकल काउंटिंग, ऑडिटर को जाना है और फिजिकल काउंटिंग करके देखकर आना है, जिसे हम स्टॉक ऑडिट भी बोलते हो आप। कई बार कोई ऐसी चीज़ होती है ना, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कुछ है, वो अपने वेयर हाउस में रख रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है, अगर अब वो प्रैक्टिकल है। दूसरी चीज़ है ये भी देखिएगा प्रैक्टिकल होना चाहिए। सपोज करो कोई IGL है, IGL की स्टॉक काउंटिंग करने जा रहा है, देखने जा रहा है गैस कितना है कितना नहीं है, पर वो देख नहीं सकता, अंदर घुस नहीं सकता, काउंट नहीं कर सकता, तो काउंटेबल नहीं है। इसीलिए लिखा है इफ़ प्रैक्टिकल, मतलब अगर वो प्रैक्टिकल पॉसिबल है तो फिजिकल काउंटिंग करना है। जैसे कि पहला पार्ट इवैल्यूएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, आपको ये चेक करना है कि मैनेजमेंट ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स वो फॉलो करती है मैनेजमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट ऑफ फिजिकल काउंटिंग। सिंपल सी बात है, फिजिकल काउंटिंग हो रही है, फिजिकल काउंटिंग करने के लिए मैनेजमेंट ने अपने डिपार्टमेंट को क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, राइट। उस इंस्ट्रक्शन से ये पता चल जाएगा कि हाँ मैनेजमेंट सही कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन को इवैल्यूएट करना है जब भी फिजिकल काउंटिंग हो रही होगी। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट काउंटिंग प्रोसीजर, आपको ऑब्जर्व करने हैं उनके प्रोसीजर्स। जैसे अब वो काउंट कर रहे हैं तो आपको देखना है मिस्टेक्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ें स्किप तो नहीं कर रहे, कोई लूप होल तो नहीं है, कोई मिसलीडिंग आइटम तो नहीं रख रखा जानबूझ के, या उसने रख दिया और बाद में छुपा दिया। तो ऐसे समवट दीज कंडीशंस आपको इवैल्यूएट करनी है। देन द थर्ड थिंग इज इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, आपको खुद से भी इंस्पेक्ट करनी है उस इन्वेंट्री को जो वो चेक कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा देखिए, दिस असिस्ट्स द ऑडिटर, ऑडिटर को हेल्प की जाएगी इन असर्टन, कैलकुलेट करने में, द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री एंड आइडेंटिफाई, और पता लगाने में कि कहीं वो ऑब्सोलीट तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, या फिर उनकी एजिंग तो नहीं हो रही, राइट। सो मैंने क्या बोला कि अगर हम अटेंडेंस चेक कर रहे हैं फिजिकल इन्वेंट्री में, तो सबसे पहले हम इवैल्यूएट करेंगे मैनेजमेंट क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है, उनके प्रोसीजर को ऑब्जर्व करेंगे और खुद से उसको इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करते वक्त हम पहले तो ये असिस्टेंस लेंगे दूसरे से, क्या है ना, असिस्ट दी ऑडिटर, मतलब मैनेजमेंट उनको असिस्ट करेगी कैलकुलेट करने में और आइडेंटिफाई करने में, राइट, ये चीज़ें करने में, तो असर्टन करने में और आइडेंटिफाई करने में कि वो ऑब्सोलीट, डैमेज या एजिंग इन्वेंट्रीज तो नहीं है, कितनी पुरानी है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है परफॉर्म द टेस्ट काउंट। टेस्ट काउंट्स मतलब खुद से सेल्फ काउंटिंग करेगी वो, राइट, ठीक है, जिसे आप सेल्फ काउंटिंग बोलते हो। कि अगर ऑडिटर जाएगा तो अपनी आर्टिकल्स वगैरह से या खुद भी चेक करता है, जैसे हम टेस्ट काउंट्स बोल सकते हैं कि वो खुद काउंटिंग करके ये पता लगा सकते हैं कि हाँ वो चीज़ें वो मैनेजमेंट ठीक करी या नहीं करी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बी पार्ट बोल रहा है कि परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर ओवर एंटिटी रिकॉर्ड, जो एंटिटी ने रिकॉर्ड्स रख रखे हैं विद काउंटर रिजल्ट्स,
ठीक है। काउंटर रिजल्ट जो भी रिजल्ट्स निकल के आएंगे उसके काउंटर के हिसाब से ऑडिटर चेक करता रहेगा और अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। जैसे इफ़ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑन लेटर डेट, सपोज करो कि जिस दिन रखा था वो तो हो नहीं पाया, अगले दिन हुआ। जैसे कि आप याद रखिएगा इन्वेंट्री की काउंटिंग को स्पेशली चेक किया जाता है लास्ट डेट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनते हैं उस दिन किया जाता है। पर अगर उससे अलग डेट हो, क्या बात, अदर देन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेट होती है 31 मार्च वाली, उसके अलावा अगर किसी डेट पे फिजिकल इन्वेंट्री रखी गई है तो, क्योंकि उस पर फिर गड़बड़ हो सकती है। उस दिन तो दिखा दिया आपने 100 और बाद में है आपकी 120 एक्चुअल थी, तो इसलिए मिसमैनेजमेंट हो ना हो, इसलिए ऑडिटर को क्या बोला है, देखो आगे लिखा है द परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर, अगर अदर देन लेटर डेट पे की गई है, ठीक है, क्या करेगा वो, परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस टू चेक वेदर देयर इज चेंज इन इन्वेंट्री बिटवीन काउंट डेट एंड डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। मतलब सिंपल सी बात हो गई कि आपने जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज करी थी और उसके बाद तक अभी तक जितनी इन्वेंट्री का लेन देन किया है वो प्रॉपर एडजस्ट करके अब वाली इन्वेंट्री रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही। मतलब अगर मैं सपोज करती हूँ वो टाइम की इन्वेंट्री 100 थी, तो अगर उसमें से 20 माइनस हो गई और 40 ऐड हो गई तो कितना हो गया आपका, 20 माइनस करके 80 हो गई, 80 में 40 ऐड करा तो 120, अब की इन्वेंट्री कितनी है, 120 रिफ्लेक्ट करिए। तो ऑडिटर जब रिवर्स कैलकुलेशन करेगा 120 को उसे 100 तक ले जाना है तो उसे ये दोनों एडजस्टमेंट करके 100 मिलेगा और वो मैच हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आंसर से, तो सही होगा। इसीलिए ऑडिटर को एडिशनल प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इफ ऑडिटर इज अनेबल, अब ये वाली बात प्रॉब्लम आ जाती है कि जहाँ पर ऑडिटर क्या होता है, अनेबल हो जाता है अपने काम में, वो कर नहीं पाता, अनेबल टू अटेंड, अगर वो आ नहीं पाया, क्यों नहीं आ पाया, देन द काउंट ऑन ऑल्टरनेटिव डेट, आ नहीं पाया किसी भी रीज़न से, पर हमने कब शिफ्ट कर दी, काउंटिंग ऑन ऑल्टरनेटिव डेट पर, एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर ऑन इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन। तो सिंपल सी बात है, अगर उसने 2 तारीख की डेट रखी थी और वो 2 तारीख को आ नहीं पाया, 2 तारीख की सपोज करो उसने 2 मार्च की डेट रखी थी और वो 2 मार्च को नहीं आ पाया, तो उसने 5 मार्च की डेट जो शिफ्ट करी, तो जो ये बीच में 3 डेज़ का गैप था, इस 3 डेज़ के गैप की जो इन्वेंट्री थी उसको भी वो चेक करेगा, लिखा है ना, इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस को भी वो चेक करेगा, इसीलिए उसको एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या क्या करेगा वो, पहले ऑल्सो वेरीफाई द ट्रीटमेंट गिवन फॉर डिस्क्रिपेंसीज, अगर कोई आती हैं तो नोटिस ड्यूरिंग फिजिकल काउंट, सपोज करो आपने फिजिकल काउंट किया उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आई तो ऑडिटर इसमें इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन में चेक करेगा, पहला कि क्या आपने फिजिकल काउंट की डिस्क्रिपेंसीज को एडजस्ट किया, दूसरा ऑल्सो इंश्योर अप्रोप्रिएट कट ऑफ प्रोसीजर, जो कट ऑफ प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं ना मैनेजमेंट में कि इतनी तो होनी ही चाहिए, कई बार होता है कि इतनी कम हो जाती हैं तो कई बार मैनेज हो जाता है, पर अगर कट ऑफ प्रोसीजर से क्या होता है, इतना बेंचमार्क सेट हो जाता है कि इतना तो होना ही चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तीसरा, वो मैनेजमेंट से क्या लेगा, WR क्या होता है, रिटन रिप्रेजेंटेशन, राइट, लिखित में क्या करेगा, मैनेजमेंट से एक राइटिंग में लेगा, नोट लेगा, जिसमें क्या क्या लिखा होगा, पहला ये बात लिखी होगी कि क्या है, इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि मैनेजमेंट ने सारी इंफॉर्मेशन टाइम पे दी है। दूसरा, अश्योरेंस ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री, कि हम ये श्योर करते हैं फिजिकल इन्वेंट्री काउंट प्रोसीजर्स फॉलो करे गए हैं, तो वो किस बात की अश्योरेंस दे रहे हैं, मैनेजमेंट अश्योरेंस दे रही है फिजिकल इन्वेंट्री की। ठीक है, तो आप WR दोनों में लोगे कि मैनेजमेंट आपने फिजिकल इन्वेंट्री की वो प्रोसीजर्स भी फॉलो करे और आप जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो अपने आप में एब्सोल्युटली कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, 100% इंफॉर्मेशन है। तब जाकर अगर फ्यूचर में कोई मिसमैनेजमेंट होती है या कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर से ये चीज़ें दिखा सकता है कि मैंने सारी ऑडिट प्रॉपरली करी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इफ़ इम्प्रैक्टिकेबल मतलब अगर ना हो सके ये करना, क्या चीज़, टू अटेंड, मतलब आप जो फिजिकल काउंट करना जा रहे हो और प्रोसीजर्स करने जा रहे हो, अगर आप वो प्रोसीजर्स नहीं कर पाते, अटेंड नहीं कर पाते ड्यू टू द फैक्टर्स, कौन कौन से, सच एज नेचर एंड लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री की नेचर ही ऐसी है, सपोज करो वो गैसियस फॉर्म में है या वो RDX फॉर्म में है या फिर वो फायर फॉर्म में है, कोई भी ऐसी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है पर वो बहुत बॉइलिंग लिक्विड है तो वो नहीं देख सकता, उसे नहीं जज कर सकता। ठीक है, या फिर वो ऐसी लोकेशन में है, सपोज करो वो ऐसी लोकेशन में है जहाँ पर अभी वॉर चल रही है या फिर ऐसी जगह पे है जहाँ पर अभी वो कैलामिटीज़ आ गई हैं, तो इस वजह से अगर वो अटेंड नहीं कर पाता ड्यू टू द नेचर एंड लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री दैट पोजेसेस थ्रेट, मतलब प्रॉब्लम चल रही है, डर लग रहा है, टू द सेफ्टी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को अपनी सेफ्टी का इशू लग रहा है,
तो वो क्या करेगा, जनरल इनकन्वीनियंस नॉट सफिशिएंट, मतलब ऐसे नहीं है कि जनरली जैसे जा नहीं सकते, वहाँ तक प्लेन नहीं जाता तो मैं नहीं जाऊँगा, ऐसी बात नहीं कर सकते। ट्रेन तो है ना, कार तो है, सब कुछ है ना, वो जा सकते हैं। जनरल इनकन्वीनियंस को ट्रीट नहीं किया जाएगा, ऐसी हैवी इनकन्वीनियंस जिसकी वजह से लाइफ को या किसी चीज़ को थ्रेट आ सकता है, वहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। देन आप क्या परफॉर्म करोगे, तब आपको ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले चेक करो कि आप उसे अटेंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो चेक करो क्यों नहीं कर सकते, नेचर की वजह से, लोकेशन, और ये जो आप नहीं कर पा रहे हो ये जनरल नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक और हैवी होनी चाहिए इनकन्वीनियंसेस आपको, राइट। उसके बाद आप करोगे एडिशनल, और क्योंकि आप देखो, अगर आपको दिल्ली से अगर आपको सपोज करो वहाँ भेज दे बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान के, पर आप जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ बॉर्डर पे अभी टेंशन का कुछ माहौल चल रहा है, तो आप क्या करोगे, यहीं दिल्ली में बैठे बैठे अगर आपका ऑफिस है तो आप यहीं पे मटेरियल मंगवा लोगे और यहीं पर ही डेटा के साथ चेकिंग कर लोगे, तो आप प्रोसीजर यहीं कर लोगे, राइट। तो आपको यहीं करना है। पर आगे भी वो बात बोल रहा है स्टैंडर्ड, और भी आपको बोलता है कि ठीक है भाई, अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है, इफ़ नॉट पॉसिबल, मतलब अगर आप डेटा यहाँ नहीं मंगवा सकते, प्रॉब्लम उसमें भी है, तो आप अपनी रिपोर्ट को सीधे सीधे मॉडिफाई कर दोगे, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते, या तो जाके ऑडिट करो, नहीं कर सकते तो डेटा यहाँ बुलवाओ, नहीं वो भी नहीं है तो फिर सिंपल मॉडिफाई कर दो रिपोर्ट एज अ रिजल्ट ऑफ स्कोप लिमिटेशन, क्योंकि आपके काम पे रोक लग गई जस्ट बिकॉज कि जो मटेरियल ऐसी जगह है या मटेरियल का टाइप ऐसी जगह है जहाँ आप खुद से ऑडिट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उसमें ना तो आपकी गलती है ना मैनेजमेंट की, आप सीधे मॉडिफाई करके रिपोर्ट छोड़ दो, अपने हाथ खड़े कर सकता है ऑडिटर ये बोलते कि भाई स्कोप ऑफ लिमिटेशन लग गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अंदर भी दो स्मॉल टॉपिक्स कवर होती है कि जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि पर्सन सोचता है ना कि अगर ये ऑडिट नहीं कर पा रहा तो वो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर ऐसे क्या करेगा, बंदा मतलब जो स्टूडेंट है वो सोचता रहता है। तो इसमें भी स्टैंडर्ड ने पूरी क्लैरिटी के साथ आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स आपके होंगे क्या, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होगा। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ सब्सिक्वेंट सेल, आपने जो बाद में सेल करी, ऑफ स्पेसिफिक इन्वेंट्री आइटम्स एक्वायर्ड और परचेज्ड प्रायर टू फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, मतलब फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करने से पहले कि जो भी सब्सिक्वेंट, देखो वर्ड क्या लिखा है, इंस्पेक्शन कर रहे हो आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स की, कौन से जो सब्सिक्वेंट सेल के हुए हैं, स्पेसिफिक ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स जो भी आपने एक्वायर करें और परचेज करें हैं, किससे पहले, प्रायर टू फिजिकल इन्वेंट्री। तो फिजिकल इन्वेंट्री जब भी होनी थी उससे पहले जो भी एक्वायर परचेज किया गया है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसका क्या करोगे आप, इंस्पेक्शन करोगे। तो सीधी सी बात याद रखना, वो सारी सेल जो भी उस वो इन्वेंट्री काउंटिंग से पहले हुई है उन सब के बिल्स वगैरह चेक करोगे, राइट। आप उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे, तो आपको उसकी बिल्स चेक कर लिए आपने, उसके वाउचर्स चेक कर लिए, राइट। आपने उनकी जो भी अपने क्लाइंट की है उसकी कैश बुक जो भी लेजर्स है वो चेक कर लिए, प्लस थर्ड पार्टी कॉन्फर्मेशन ले लिया आपने, राइट। जो भी आएगा थर्ड पार्टी कॉन्फर्मेशन कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें आपने एक्स्ट्रा ऑडिट और प्रोसीजर्स करके वो सारी ऑब्टेन कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव एक और वर्ड आया था, स्टॉक हेल्ड विथ थर्ड पार्टी। आपको ये समझना है कि देखिए कई बार क्या होता है, अब ऐसा तो नहीं होता बिजनेस में स्टॉक हमारे पास ही होता है, कई बार हम बैंक से उधार लेते हैं, अब बैंक को प्लेज करना पड़ता है कुछ ना कुछ, तो हम क्या प्लेज करें, प्रॉपर्टी वगैरह है नहीं तो एसेट प्लेज करनी होती है, और हमारा स्टॉक हमारी करंट एसेट होती है। तो कई बार कुछ कंपनीज अपने बैंक के पास अपना स्टॉक रखवा देती हैं एज अ प्लेज, कि जब तक हम यूज़ कर रहे हैं आप हमारा जो स्टॉक है एज अ प्लेज अपने पास रख लो। तो ये स्टॉक किसका हो जाता है, थर्ड पार्टी का, जिसे हम एग्जांपल में बैंक बोल सकते हैं। तो बैंक के केस में आपके पास 2 पॉइंट्स आपके पास सामने आते हैं, 2 पॉइंट्स देखने हैं। जैसे कि पहला, आप बैंक से कंफर्मेशन लोगे फ्रॉम द थर्ड पार्टी। मैंने एग्जांपल बैंक का दिया, कोई और भी हो सकता है। जैसे आप सपोज करो 2 पार्टीज़ में आपस में कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाने की वजह से एक वाली पार्टी ने थर्ड पार्टी को सामान रखवा दिया कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो थर्ड पार्टी उसमें आकर इंटरफेयर कर सकती है। तो ऐसे ही थर्ड पार्टी के अंदर कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी एज टू द क्वांटिटीज़ एंड कंडीशंस, ठीक है। एक तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हो, ऑडिटर को बोला है कि आप उनसे कंफर्मेशन ले सकते हो। दूसरा, ऑडिटर क्या करेगा, इंस्पेक्शन परफॉर्म करेगा और अदर प्रोसीजर्स, राइट। इंस्पेक्शन तो वो करनी पड़ेगी क्योंकि देखो थर्ड पार्टी के पास स्टॉक रखा है तो वहाँ जाकर चेक कर सकता है, उनसे बात कर सकता है और उनसे मेल पे कॉन्फर्मेशन वगैरह ले सकता है, राइट। ठीक है, अब जो ये सारा हमने पढ़ लिया, इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री कैसे कंसिडर करेंगे, कब कब काउंटिंग करेंगे, नहीं होगा तो कैसे करेंगे, अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करेंगे, नहीं करेंगे। अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, लिटिगेशन। लिटिगेशन में क्या होता है, ऑडिटर शैल डिज़ाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई करनी है क्या क्या लिटिगेशंस अभी का उस पर एंटिटी पे चल रही हैं, एंड क्लेम्स विच गिव राइज मतलब
हमारे को अटेंशन देती हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, कि आपको ये शक होने लगता है कि यहाँ पर क्या होगी, गड़बड़ हुई होगी। सोच के देखिए, अगर सपोज करो आपको मैनेजमेंट की बुक्स के अंदर कोई पेनल्टीज़ दिखने लगे, कोई कोर्ट केसेस दिखने लगे, कोई बड़ी बड़ी लिटिगेशंस दिखने लगे, कोई लॉयर फीस दिखने लगे, तो आपको लगेगा ना कुछ गड़बड़ चल रही है, बार बार इन पे पेनल्टीज़ क्यों लग रही है, ऑफिसर्स क्यों आ रहे हैं, है ना, ब्रीच क्यों हो रहा है, ये सब क्यों कर रहे हैं वो, तो आपको बड़ी गड़बड़ दिखने लगेगी। तो इसलिए उसमें ऐसे वर्ड बोल दिया कि आपको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है बेसिकली कि क्या लिटिगेशन है और जिसकी वजह से आपको रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, उसमें वो क्या क्या करेगा। देखो कुछ पॉइंट्स हैं वो जैसे चेक करने के लिए, जैसे कि पहला पॉइंट, इंक्वायर करेगा किससे, मैनेजमेंट से, इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल। क्या होता है, हर बड़ी बड़ी कंपनीज में अपने एक लीगल काउंसिल हायर किए होते हैं, जैसे लॉयर होते हैं, तो क्या होता है उनकी लीगल कंप्लाइंसेस देखते हैं, जैसे CS होते हैं हमारे रेगुलर ROC वर्क देखते हैं, ऐसे कंपनीज उनके CS के साथ साथ लीगल काउंसिल हायर करती है जिन्हें लॉयर बोला जाता है, जो कंपनी के लॉ वर्क को देखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना, तो आप इंक्वायर करोगे किसके साथ, मैनेजमेंट के पर्सन के साथ, जो कोई कौन है, लॉयर, हाँ, इन हाउस लीगल काउंसिल को। दूसरा, आप रिव्यू करोगे मिनट बुक्स बनाई जाती हैं जब जब मीटिंग होती है, ठीक है, विद दूस चार्ज विद गवर्नेंस। फिर आप रिव्यू करोगे लीगल एक्सपेंसेस, कि उनके कानूनी एक्सपेंसेस क्या हैं, पेनल्टीज़ कितनी जा रही है, फीस कितने जा रहे हैं, बार बार लीगल एक्सपेंसेस में कोर्ट रूम फीस कितनी है, ये सब, तो उनके अकाउंट्स को चेक करोगे आप। इफ़ ऑडिटर असेसेस रिस्क, अगर उसको लगता है किसी भी प्रकार का रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिगार्डिंग दिस एंड दिस, ठीक है, तो वही लिखा है कि कहने का मतलब ये है कि वो इंक्वायरी करेगा, मिनट्स बुक करेगा, लीगल अकाउंट रिव्यू करेगा और हर टाइम इन सब को लेकर असेस करता रहेगा, ये देखते हुए कि कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। ठीक है, ये लिटिगेशन वाला बहुत छोटा था, इन्वेंट्री का ही बड़ा था। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट भी बहुत अच्छा है, वो है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। सेगमेंट मैंने बताया था एक अलग सेगमेंट होता है, अगर आप मोबाइल फोन्स बनाते हो तो दूसरे सेगमेंट में टैबलेट्स बनाते हो, ऐसे करके। तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। बताना पड़ता है ना सेगमेंट के बारे में, जैसे हम पढ़ते हैं होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी क्या होता है, वही तो होती है कि आपको एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होती है जिसमें आपको सारा डेटा लिखना पड़ता है एज पर फाइनेंशियल FRF, जो भी आपका FRF होता है, जो भी फ्रेमवर्क बताएगा, हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसके हिसाब से। बाय कैसे करोगे, इसमें भी कुछ पॉइंट्स होंगे, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, उनको कवर करना है। पहला पॉइंट किसके बारे में बात करता है कि आपको ऑब्टेन करनी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड, जो कि, ठीक है, मेथड के बारे में, और दूसरा आपको अलग पॉइंट है। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड। मेथड में क्या क्या, वो मेथड किसकी बात करें, ऑडिटर की या मैनेजमेंट की। ऑब्वियसली जब ऑडिटर लेने जाएगा अंडरस्टैंडिंग, तो ऑब्वियसली अपने मेथड थोड़ी मैनेजमेंट के मेथड को देखेगा कि यूज बाय द मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, के मैनेजमेंट के अपने क्या क्या प्रोसीजर्स हैं कि वो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को कैसे अलग अलग करती है, उसके बारे में क्या लेगा, वो अंडरस्टैंडिंग लेगा उस मेथड की जो मैनेजमेंट लगाती है, राइट, मैनेजमेंट लगाती है। उसके अंदर इन्होंने 2 पॉइंट्स को कंसिडर किया है। पहला पॉइंट है इवैल्यूएट, वो इवैल्यूएट करेगा, जज करेगा वेदर सच मेथड प्रोवाइड डिस्क्लोजर एज पर FRF। देखो मेथड तो लगा दिया, मैनेजमेंट ने मेथड लगा दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है वो सही है, हमें ये चेक करना है मैनेजमेंट ने जो मेथड लगाया है वो एक्चुअल में लगाने लायक है या नहीं है, इवैल्यूएट करना है कि वो लगाने लायक है या नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या बोली, टेस्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड, क्योंकि मेथड तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि हाँ हम ये करेंगे, तो क्या वो रियल लाइफ में करने लायक है या नहीं है, उसकी एप्लीकेशन को आपको पूर्ण रूप से टेस्ट करना है। तो आपको पहले में इवैल्यूएट करना है कि करा है कि नहीं करा, सही है कि नहीं, कि डिस्क्लोजर करता है, और दूसरे पॉइंट में कि आपको उसकी एप्लीकेशन कैसी है, मतलब वो एप्लीकेशन करी है या नहीं करी है, राइट, दैट्स द थिंग। फर्स्ट पॉइंट में तो अंडरस्टैंडिंग ले लिया हमने कि वो जो भी मेथड कर रहा है उसको वैल्यूएट करो, उसको टेस्ट करो। द सेकंड पॉइंट इज पॉइंट नंबर B। पॉइंट नंबर इसमें बोल रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। एनालिटिकल मतलब वही हो गया, एनालिसिस करेगा चीज़ों के बारे में और उनके चार्ट्स चेक करेगा कि ऐसी कैलकुलेशन है, फिर उनके कैलकुलेशंस वगैरह चेक करेगा, ठीक है, हाँ, उन्होंने क्या क्या मेथड्स फॉलो कर रखे हैं इसमें भी। क्योंकि एनालिटिकल मतलब होता है खुद की एनालिसिस कर करके चीज़ों को जज करना। तो पहले वाले में समझ लो, अंडरस्टैंडिंग ले लो, और दूसरे वाले में फिर एनालिटिकल प्रोसीजर या अदर प्रोसीजर परफॉर्म करके उसके बारे में सही गलत का फैसला लो, ठीक है। ये इसमें इतना ही होता है। तो हमने देखा कि सेगमेंट और लिटिगेशन बहुत छोटे हैं, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना, बस उसके बारे में थोड़ी जजमेंट, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, रिव्यू करते रहना है और रिस्क का पता लगाना है। अदरवाइज सबसे बड़ा हमारा देखा था
कि हमारा सबसे बड़ा जो इसमें पॉइंट रहा वो इन्वेंट्री का रहा। इन्वेंट्री में आप कैसे अटेंड करोगे उसको, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या करोगे, अगर उससे वो आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या वेरीफाई करोगे उनके ट्रीटमेंट को, कट ऑफ देखोगे, WR लोगे कंप्लीट है या नहीं है, और अगर इम्प्रैक्टिकल है तो ऑल्टरनेटिव करोगे, और ऑल्टरनेटिव भी नहीं कर पाए तो आप उनका स्कोप देकर मॉडिफाई कर दोगे, राइट। ठीक है, तो गाइज ये हमारा स्टैंडर्ड 501 है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, और अपने सारे फ्रेंड्स को जो CA फाइनल या इंटर कर रहे हैं, जिनको स्टैंडर्ड्स की रिवीजन करनी है, प्लीज़ उनको ज़रूर ये प्लेलिस्ट रेफर करिए जो हम स्टैंडर्ड्स पे कर रहे हैं। और मैं साथ साथ इनकम टैक्स के भी स्मॉल पॉइंट्स के बारे में, ITC के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में, क्रेडिट के बारे में, इन सब टॉपिक, ई-वे बिल के बारे में, इन सब टॉपिक्स के बारे में डाल रही हूँ, जिससे कि क्या होता है ये MCQ में आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें बार बार ये नहीं है बुक से जाकर पढ़ना है, क्रिस्प एनालिसिस है विद ऑल दी अमेंडमेंट्स एंड यू कैन गो थ्रू दैट। और एग्जाम से पहले 1-2 बार मिनिमम ये रेफर करके जाना, आराम से MCQs और प्रैक्टिकल निकल जाता है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, क्वेश्चन एंड में रखिए सिर्फ एक रिव्यू करने के लिए। उसको जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है और जो आपका मेन थ्योरी पोर्शन है उसको देखिए, कॉन्सेप्ट को देखिए, उसको क्रिस्प समझना है हमको, ठीक है। सो गाइज टिल देन हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।